नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस गए थे, उसी बंगले के चलते केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी भी शीश महल की जांच करेगा। क्या है खबर, दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात दिल्ली में सरकार गठन पर बीजेपी की कवायद की, जहां बैठकों का दौर चल रहा है तो सीएम के नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बताएंगे आपको अमेरिका से वापस आ रहे अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर क्यों छिड़ गया है नया विवाद। दिखाएंगे खबर आपको काशी तमिल संगमम की भी, जिसके तीसरे संस्करण की आज से शुरुआत हो गई है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में केजरीवाल को एक के बाद एक झटका। कथित शीश महल पर सीवीसी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। निगम की सत्ता पर भी मंडराया खतरा। 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। सदन में भाजपा और आप सदस्यों की संख्या हुई बराबर। एक 119 अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ आ रहा दूसरा अमेरिकी विमान। अमृतसर में लैंडिंग को लेकर पंजाब मुख्यमंत्री का ऐतराज। भाजपा की नसीहत, राजनीति से पहले दलालों पर कसे शिकंजा। $122 करोड़ की वित्तीय अनियमितता मामले में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व जीएम हितेश मेहता गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है जांच। संस्कृति और विरासत का भव्य उत्सव काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण हुआ शुरू। 24 फरवरी तक वाराणसी में होगा आयोजित। हमास ने 3 इजरायली पुरुष बंधकों को किया रिहा। बदले में इजरायल ने 36 कुख्यात सहित 369 फलस्तीनी कैदियों को किया रिहा। युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों के बीच छठी बार हुई अदला बदली। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने अपना बंगला बनवाने के नाम पर जिन नियमों की अनदेखी की, उसकी जांच अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी करेगा। शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल को चुनाव में जमकर घेरा था और केजरीवाल की हार में ये एक मुद्दा भी बड़ा कारण बना था। बीजेपी अभी भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेर रही है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला, ये आधिकारिक पता था अरविंद केजरीवाल का। सरकारी बंगले की साज सज्जा में की गई मानदंडों की अनदेखी। बंगला नंबर 8A और बंगला नंबर 8B को ध्वस्त कर 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में किया गया था शामिल। राजपुर रोड पर भूखंड संख्या 45 और 47 को भी 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में किया गया शामिल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सख्ती दिखाई है। निर्माण में वित्तीय अनियमितता की फैक्चुअल रिपोर्ट मिलने के बाद सीवीसी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंगले को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा रही। बंगले में मौजूद ऐशो आराम और भव्य शीश महल भ्रष्टाचार का पर्याय बना रहा। बंगले के विलय, विस्तार और साज सज्जा को लेकर नियमों और मानदंडों की अनदेखी की गई। जब भी हमने शीश महल का मामला उठाया, केजरीवाल जी चुप्पी साध गए, उनकी मुख्यमंत्री चुप्पी साध गई, सदन में बात तक नहीं करने दी गई। एक तरफ जब पूरे देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार और आम आदमी कहते थे, वो कट्टर बेईमान और सबसे खास आदमी निकले। इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं, और अभी तो इसमें और भी बहुत सी जांच बाकी है, क्योंकि जो शीश महल दिखाई दे रहा है खाली इतना नहीं है, वो उसके साथ वहां पर कई टावर बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। वो टावर जो बन रहे हैं नए, उनमें क्या होना था, क्या बनाया जा रहा था, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। 8 एकड़ यानी 40,000 वर्ग गज में बने इस बंगले को बनाने में कई नियमों को दरकिनार किया गया। अरविंद केजरीवाल शीश महल में साल 2015 से साल 2024 के अक्टूबर के पहले सप्ताह तक रहे थे। केजरीवाल पर आरोप है कि बंगले में आलीशान सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर खर्च हुआ और करदाताओं का पैसा पानी की तरह बहाया गया। सरकार के जितने भी पाप हैं
उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। बंगले के विस्तार और उसके सौंदर्यीकरण पर हुए बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई द्वारा भी साल 2023 के सितंबर महीने से जारी है। बंगले की 7 सज्जा पर प्रस्तावित रकम 7 करोड़ 91 लाख थी, लेकिन जब काम खत्म हुआ तो खर्च की वास्तविक रकम 33 करोड़ 66 लाख की निकली। दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर 27 साल के बाद दिल्ली का किला फतेह करने के बाद बीजेपी में अब सरकार बनाने की कवायद जारी है। इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी तक दिल्ली में सरकार का गठन हो सकता है, तो भव्य समारोह का आयोजन करने को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी संगठन से कई नामों पर चर्चा जारी है। संगठन से तय किए गए नामों पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेगा, जिससे पहले पर्यवेक्षकों के माध्यम से चुने गए नए विधायकों की रायशुमारी भी की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद मिली 2/3 बहुमत वाली जीत को लेकर उत्साहित भाजपा शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने में सावधानी बरत रही है। लोगों की नजरें भाजपा शीर्ष नेतृत्व की ओर इस बात को लेकर टिकी हैं कि लगाए जा रहे कयासों में किसी नाम पर सहमति बनेगी या मुख्यमंत्री का चयन एक बार फिर भाजपा चौंकाने वाला करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज हैं और भाजपा में बैठकों का दौर भी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। कि देखिए, 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की जो रणनीति अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रक्रिया के तहत सभी जीते हुए 48 विधायकों में से पहले 15 नाम पर विचार किया गया। उसके बाद समीकरण के आधार पर 9 नाम तय किए गए हैं। इन्हीं 9 में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किए जा सकते हैं। यानी एक बात तो यह स्पष्ट है कि चुने हुए विधायकों में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच चर्चा के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का चयन होगा। 16 या 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक आयोजित हो सकती है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब सीबीसी की जांच के घेरे में उनके द्वारा बनवाया गया शीश महल भी आ गया है। मीडिया हैंडल का निजी तौर पर उपयोग किए जाने पर भी उनकी किरकिरी सामने आ रही है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार को उनके 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के ये 3 पार्षद में से एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरकेपुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल भी शामिल हैं। लेकिन इससे अब बड़ा खतरा नगर निगम की सत्ता पर मंडराने लगा है। अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या सदन में बराबर हो गई है। 250 सदस्यों वाले सदन में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के पास 116 पार्षद हो गए हैं। कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं और 11 सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अगर भाजपा को उपचुनाव में भारी विजय मिलती है तो आम आदमी पार्टी के हाथ से नगर निगम की सत्ता भी फिसल सकती है। 2022 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीट पर जीत हासिल की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने वाली है। जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो,
या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो, हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदले जाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने फौरन एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ईमेल लिखा है। दिल्ली के सीएम कार्यालय ने एक्स को लिखे ईमेल में सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि इसका नाम कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। भाजपा ने इसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ एलजी से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की थी। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया था कि सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का निजी अकाउंट बना दिया गया था, जबकि इसे बनाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली सीएमओ ने शुक्रवार को एक्स को भेजे ईमेल में कहा है कि इसे ग्रे टिक हैंडल है, जिसके लगभग 9,90,000 फॉलोअर्स है, को बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया है। आधिकारिक अकाउंट किसी व्यक्ति से जुड़े नहीं होते हैं और जब भी सरकार या प्रशासन में बदलाव होता है तो वे उत्तराधिकारी को सौंप दिए जाते हैं। ऐसे में एक्स प्लेटफॉर्म से अनुरोध है कि वह सीएमओ दिल्ली को बहाल करे। सीएमओ दिल्ली ने यह भी कहा है कि नए हैंडल का पासवर्ड कृपया आधिकारिक ईमेल आईडी cmdelhi@nic.in पर भेजा जाए। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री की अधिकृत आधिकारिक आईडी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल का दुरुपयोग न किया जाए, इसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर एक और अमेरिकी विमान आज रात अमृतसर पहुंचने वाला है। 119 अवैध प्रवासियों को लेकर विमान को अमृतसर में उतारने की वजह से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पंजाब को बदनाम करने की ये कोशिश हो रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया तो बीजेपी ने आप और कांग्रेस दोनों को जमकर घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में मानव तस्करी का धंधा फल फूल रहा है। उसको रोकने के बजाय भगवंत मान मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। देश के लोगों को गलत तरीके से बहला फुसलाकर विदेश भेजने के गोरख धंधे को रोकने के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्री पहले ही बड़ा बयान दे चुके हैं। अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका का एक विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरेगा। विमान में 119 भारतीय हैं, जिन्हें अमेरिका ने निर्वासित किया है, जिसमें से 67 पंजाब से, 33 हरियाणा से, गुजरात से 8, 3 उत्तर प्रदेश से, गोवा महाराष्ट्र से 2-2 और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से 1-1 व्यक्ति हैं। लेकिन विमान आने से पहले पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में विमान लैंडिंग को लेकर पंजाब की छवि धूमिल करने वाला करार दे रहे हैं। भाजपा ने कहा कि मामले पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि पंजाब सरकार ये बताए कि ऐसे एजेंटों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जो लोगों को बरगलाने और उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं। पर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। मैं समझता हूँ भी सीएम साहब को इलीगल इमिग्रेंट जो ऑफिस खुले हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पकड़कर अंदर करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को ऐसे गैर कानूनी ढंग के साथ बाहर के देशों के सुपने न दिखाएं। कांग्रेस और दूसरे दल भी पंजाब में विमान के आने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकतर विपक्षी दल दिल्ली या हिंडन में विमान को लैंड कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि विमान कहां लैंड होना चाहिए, इसे लेकर बिना वजह विवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मान को ज्यादा ध्यान लोगों के रोजगार और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई पर देना चाहिए। भगवंत मान जी ने पीसी की है, वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ महज एक न्यूज़ बनाने के लिए पीसी की गई, उसके अलावा कोई उसका मतलब बनता नहीं है। देखिए जहाज ठीक बात है कि दिल्ली उतारना चाहिए, हम तो यही कहेंगे ताकि पूरे देश को पता लगना चाहिए। तो बदनामी इस बात की नहीं है, बदनामी इस बात की है कि सरकारें क्या कर रही है। इतना बड़ा प्रवास हो रहा है, रुकता क्यों नहीं है।
यह दूसरी बार है जब अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर कोई विमान भारत आया है। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर उतरा था। रविवार को भी 67 भारतीयों के साथ तीसरे विमान के आने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मुंबई पुलिस ने शनिवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपए के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया। बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि घोष ने शुक्रवार को मध्य मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में जाकर धन के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार मेहता ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची और बैंक के प्रभादेवी तथा गोरेगांव कार्यालयों की तिजोरियों में रखे धन से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बृहस्पतिवार को सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर देवर्षि घोष, इनके कंप्लेंट के ऊपर इसी बैंक के जो GM अकाउंट्स है हितेश मेहता, उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया है। अभी के वक्त में अभी हितेश मेहता जो है उनका अभी स्टेटमेंट लिया जा रहा है और बाकी जो आगे का जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो उस अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत टैक्स 2025 एक व्यापक स्तर का वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में किया जा रहा है।
यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। भारत टैक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। इस कार्यक्रम में भारत टैक्स 2025 में नीति निर्माताओं, वैश्विक सीईओ के साथ साथ 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और अन्य आगंतुकों के आने की आशा है। इस दौरान 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, गोलमेज बैठक, पैनल चर्चा और मास्टर क्लासेस वाले वैश्विक स्तर के सम्मेलन भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडप होंगे। इस दौरान हैकाथॉन आधारित स्टार्टअप चिप फेस्ट और इनोवेशन फेस्ट, टेक टैंक और डिजाइन चुनौतियों को भी शामिल किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के परिणामों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के साथ दीर्घकालिक सहयोग सेना की तैयारी और दक्षता को कई तरीकों से मजबूत करेगा। सेना प्रमुख नोएडा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर सेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस अवसर पर और 42 शहीदों के परिवारों ने भी वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डिफेंस का जो अभी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिला है, कल मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जो उन्होंने बयान दिया यूएस में, वो पूरा मैंने सुना, तो बहुत अच्छी खुशखबरी उसमें आई है सुन के कि 10 साल का प्लान बनेगा और उसमें जो हम साथ में मिलके यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, उससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, जिससे भारतीय सेना को भी बहुत फायदा होगा और जो हमारी आत्मनिर्भरता की एक कड़ी है, जो हमारी मुहिम है, उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। और बात महाकुंभ की। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 51 करोड़ से ज़्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़ी हस्तियों संगम तट पर पहुंचे तो लाखों की संख्या में आज भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इस बीच प्रयागराज में मेला क्षेत्र से लेकर शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, तो बाहर से आ रहे वाहनों को लेकर भी पूरी चौकसी बरती जा रही है। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में व्यवस्था को लेकर खुशी देखी जा सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश दुनिया की नामचीन हस्तियां भी महाकुंभ नगरी पहुंचकर संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रही हैं। इसी क्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चिराग पासवान, गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, उसके बाद में कोई वो है रिपोर्टर्स वगैरह लाइव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फिर कैसे काम चलेगा? कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली, उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। मैं प्रशासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी भी सराहना करना चाहूँगा। जिस प्रकार से सुंदर व्यवस्था है, 50 करोड़ से अधिक अभी तक यहाँ श्रद्धालु आ चुके हैं और ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हो सकता था। Having holy dip in Sangam and Mahakumbh is a great experience and I'm too happy, too delighted to be here. Millions of people, they take holy dip here. It's very significant from religious and spiritual point of view. इस बीच महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ से पार कर गई। अभी तक कुल 50 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बना जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने का प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने नया कीर्तिमान रचा है।
योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर कहा कि वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का ये अमृतकाल है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.50 करोड़, मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़, वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़, माघ पूर्णिमा पर 2.04 करोड़ स्नानार्थियों ने डुबकी लगाई थी। महाकुंभ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे ने भी सप्ताहांत में महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए वंदे भारत सहित कई विशेष ट्रेनें चलाई हैं। भारतीयता को अगर आत्मसात करना हो, सनातन शाश्वत मूल्यों को समझना हो तो प्रयागराज आना होगा, त्रिवेणी तट पर स्नान करना होगा, प्रयागराज तीर्थराज के दर्शन करने होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। आज से वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो गई है, जिसमें भाग लेने के लिए तमिलनाडु से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। काशी में आज उद्घाटन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। दो पुरातन सभ्यताओं के बीच समागम को लेकर पीएम मोदी की पहल पर 2022 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और आपको सीधे इस वक्त ले चलते हैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। फॉरेन ट्रिप से आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा समिट था। प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से चेयरमैन की वहाँ बने थे प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ, और उसके बाद अमरीकी दौरा। प्रधानमंत्री का अगर आप देखेंगे स्केड्यूल तो शायद चक्कर आ जाएगा, लेकिन एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम। ग्लोबल बिजनेस समिट पर प्रधानमंत्री का हमेशा आशीर्वाद रहा है, शुरू से अब तक हमेशा। और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि इस प्लेटफॉर्म से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन जी, उनको फेलिसिटेट करें, आदर से उन्हें एक शॉल प्रस्तुत करें। मिस्टर विनीत जैन। Big round of applause, ladies and gentlemen. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विनीत जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर टाइम्स ग्रुप, टाइम्स नेटवर्क, to please address the audience and welcome the Prime Minister. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Excellencies, distinguished guests, it is my privilege to welcome you to the 9th edition of the ET Now Global Business Summit 2025, a summit that always sets the agenda for business, economy, and society. Over the years, this summit has evolved into a confluence of global thought leadership, where ideas are not just exchanged, but are transformed into action. Prime Minister, may I first congratulate you on your landmark visit to the US, which will go a long way in resetting relations across trade and investment, energy security, technology, and defense. The launch of the US-India Compact for the 21st century will indeed catalyze opportunities for military partnership, accelerated commerce, and technology. Your mantra of MAGA plus MIGA, which is Make India Great Again, is equal to mega partnership between the two economics powerhouses and the world's biggest democracies, has resonated very well. Today, the world is looking at India with admiration and anticipation.
once spoken of in terms of potential, India is now defined by its performance. We are not just part of global economic conversations, we are shaping them. India's economic rise is not just a national milestone, but a global force in motion. We stand at a critical inflection point in our history. The global economic order is undergoing rapid recalibration. The rules of the game are changing, and those who evolve, emerge, and expand will define the future. This is also the theme at ET Now GBS this year. Evolve, emerge, expand. In fact, Honorable Prime Minister, at the recent AI Summit in Paris, you had showcased India's commitment to being at the forefront of innovation, underlining the immense potential of AI to drive economic growth and transform industries. After that, in Washington, you and President Trump have announced the launch of the US-India Trust Initiative to promote the application of critical and emerging technologies across many sectors. The central pillar for this is the US-India roadmap on accelerating AI infrastructure by the end of the year. May I mention here that this summit also reaffirms our dedication to building a tech-driven future and positioning India as a global leader in the AI revolution. The Bharat we see today is a result of a decade of economic decisions and transformative policy making. This comes from Prime Minister's vision that has positioned our country not just as a participant in global affairs, but as a leader shaping them. Under his stewardship, India has become one of the fastest growing major economies in the world. Today, India's economic expansion is not only driven by consumption, but by investment, innovation, and integration with global value chains. India is also making rapid strides in infrastructure development, which is not just about roads and ports, but also about economic corridors that are seamlessly integrating manufacturing, logistics, and technology hubs. The financial sector is not just about banks and traditional lending. It is about a digital revolution that is democratizing access to capital and reshaping investment behavior. Our startup ecosystem is not about random success stories. It is a systematic mind shift towards entrepreneurship-led growth. India's successful space missions and the well-planned mega spiritual odyssey Mahakumbh 2025 underscore the country's dual focus on scientific advancement and cultural heritage. The world is in transition. The United States is adjusting to policy shifts. Europe is going through difficult adjustments, and China is navigating economic recalibrations. Against this backdrop, India offers what few other major economies can: high growth, macroeconomic stability, and a thriving investment climate. Today, major MNCs are not just looking at India as a market, but
as a key partner in their global growth strategies. Supply chain realignments are creating an opportunity for India to emerge as a serious alternative in global manufacturing, thanks to the government's policies such as the PLI scheme for electronics and smartphones, PM Gati Shakti, National Logistics Policy, and many others. Technology is another arena where India is making rapid strides. From space exploration to advanced semiconductor manufacturing and fintech, India is setting benchmarks that the world is watching closely. India's fintech revolution, led by UPI processing over 70 billion transactions annually, has become a global case study in financial inclusion. Honorable Prime Minister, the India we see today is the outcome of a decade of transformative leadership. The policies you have championed, Make in India, AI in India, Digital India, Startup India, Khelo India, have turned aspirations into reality, laying the foundation for a country that is no longer just participating in global shifts, but defining them. Further, your visionary initiatives, including Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Ayushman Bharat, have empowered millions of citizens with financial inclusion and accessible healthcare, driving India towards a more equitable future. Your leadership has thus ensured that India is not just an economy of scale, but also an economy of impact. The world today looks at India not merely as a market, but as a creator of opportunity, a hub of innovation, and a key pillar of global economic stability that is shaping the future. I must stress here that this transformation is not just about policies. It is also about people. It is about an entrepreneurial spirit that has been unlocked right across, from startups in Bengaluru to manufacturing hubs in Gujarat, from fintech disruptors in Mumbai to AI pioneers in Hyderabad. Honorable Pradhan Mantri Ji, as we embark on this journey of economic transformation, we look to you and your vision to propel India into an era of unparalleled growth and global influence. Your address here today is not just a keynote speech. It is a statement of purpose, a roadmap for India's ascent, a vision that will inspire businesses, investors, and policymakers to make India into a $30 trillion economy. Ladies and gentlemen, it is with immense pride and deep respect that I welcome the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, to address this distinguished gathering. Thank you. Shri Vinit Jain Ji, industry leaders, CEOs, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवियों और सज्जनों,
आप सबको नमस्कार। लास्ट टाइम जब मैं ईटी समिट में आया था तो चुनाव होने ही वाले थे और उस समय मैंने आपके बीच पूरी विनम्रता से कहा था कि हमारे तीसरे टर्म में भारत एक नई स्पीड से काम करेगा। मुझे संतोष है कि ये स्पीड आज दिख भी रही है और देश इसको समर्थन भी दे रहा है। नई सरकार बनने के बाद देश के अनेक राज्यों में बीजेपी एनडीए को जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। जून में ओडिशा के लोगों ने विकसित भारत के संकल्प को गति दी, फिर हरियाणा के लोगों ने समर्थन किया और अब दिल्ली के लोगों ने हमें भरपूर समर्थन दिया है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि देश की जनता आज किस तरह विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, जैसा आपने भी उल्लेख किया, मैं भी कल रात ही अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटा हूं। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। मैं कभी-कभी सोचता हूं, अगर 2014 में देशवासियों ने हमें आशीर्वाद न दिए होते, अब आप भी सोचिए, भारत में रिफॉर्म्स की एक नई क्रांति शुरू हो, यानी मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, ये कतई नहीं होता। आप भी इस बात को यानी सिर्फ कहने को नहीं, कन्विंस होंगे। क्या इतने सारे बदलाव होते क्या? आप पैसे जो हिंदी समझते होंगे उनको मेरी बात तुरंत समझ में आई होगी। देश तो पहले भी चल रहा था। कांग्रेस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट
और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन, ये दोनों चीजें देश देख रहा था। अगर वही जारी रहता तो क्या होता। देश का एक अहम टाइम पीरियड बर्बाद हो जाता। 2014 में तो कांग्रेस सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही थी कि 2044, यानी 2014 में वो सोचते थे और उनका डिक्लेयर्ड टारगेट था कि 2044 तक भारत को 11th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। 2044 यानी 30 साल का टाइम पीरियड था। ये था कांग्रेस का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। और विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। अब हिसाब लगाइए, 2044 एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए। और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। साथियों, पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही, और ये बात भूलना नहीं चाहिए। ये ईटी वाले भुला देते हैं, नहीं मैं याद कराता हूं। जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। उनमें एक सोच रही, अब कौन इतनी मेहनत करे, रिफॉर्म की क्या जरूरत है, अब लोगों ने बिठाया है, मौज करो यार, 5 साल निकाल दो, चुनाव आएगा तब देखेंगे। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। आप व्यापार जगत के लोग हैं, सिर्फ हिसाब किताब आंकड़े नहीं लगाते, आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करते हैं, पुरानी पद्धतियों को छोड़ते हैं। एक समय में कितने ही लाभकारक रही हो उसको भी छोड़ते हैं आप। जो काल बाह्य हो जाता है उसका बोझ उठाकर कोई उद्योग चलता नहीं है जी, उसे छोड़ता ही है। आमतौर पर भारत में, जहां तक सरकारों की बात है, गुलामी के बोझ में जीने की एक आदत पड़ चुकी थी। इसलिए आजादी के बाद भी अंग्रेजों के जमाने की चीजों को ढोया जाता रहा।
अब हम लोग आमतौर पर बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और कभी कभी तो लगता है कि ये जैसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा श्रद्धापूर्ण मंत्र है, ऐसे बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसी बातें हम लंबे समय तक सुनते रहे, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए, इस पर काम नहीं हुआ। समय के साथ हम इन चीजों के इतने आदी हो गए कि बदलाव को नोटिस ही नहीं कर पाते। और हमारे यहां तो एक ऐसा इकोसिस्टम भी है, कुछ साथी यहां भी बैठे होंगे, जो अच्छी चीजों के बारे में चर्चा होने ही नहीं देते। वो उसको रोकने में ही ऊर्जा लगाए रखते हैं, जबकि लोकतंत्र में अच्छी चीजों पर भी चर्चा होना, मंथन होते रहना, ये भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन एक धारणा बना दी गई है कि कुछ नेगेटिव कहो, नेगेटिविटी फैलाओ, वही डेमोक्रेटिक है। अगर पॉजिटिव बातें होती हैं तो डेमोक्रेसी को कमजोर करार कर दिया जाता है। इस मानसिकता से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। साथियों, भारत में कुछ समय पहले तक जो पीनल कोड चल रहे थे वो 1860 के बने थे, 1860 के। देश आजाद हुआ कि हमें याद नहीं आया, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में जीने की आदत हो गई थी। इनका मकसद 1860 में जो कानून बने, मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत में गुलामी को मजबूत करना, भारत के नागरिकों को दंड देना। जिस सिस्टम के मूल में ही दंड है, वहां न्याय कैसे मिल सकता था? इसलिए इस सिस्टम के कारण न्याय मिलने में कई साल लग जाते थे। अब देखिए, हमने परिवर्तन किया, बहुत बड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, ऐसा नहीं हुआ है। लाखों ह्यूमन आवर्स लगे हैं इसमें, और भारतीय न्याय संहिता को लेकर के हम आए, भारत की संसद ने उसको मान्यता दी। अब ये न्याय संहिता को लागू हुए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, 7 to 8 मंथ हुए अभी तो, लेकिन बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है, अखबार में नहीं। अब लोगों में जाएंगे तो बदलाव नजर आएगा। न्याय संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आया है, मैं बताता हूं। एक ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे, इसमें उम्र कैद की सजा हो गई। एक स्थान पर एक नाबालिग की हत्या के केस को 20 दिन में अंतिम परिणाम तक पहुंचाया गया। गुजरात में गैंगरेप के एक मामले में 9 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ। 26 अक्टूबर को चार्जशीट भी दाखिल हो गई।
और आज 15 फरवरी को ही कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया। आंध्र प्रदेश में 5 महीने के एक बच्चे से अपराध के मामले में अदालत ने दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। इस केस में डिजिटल सबूतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक और मामले में रेप और मर्डर के आरोपी की तलाश में ई प्रिजन मॉड्यूल से बड़ी मदद मिली। इसी तरह एक राज्य में रेप और मर्डर का केस हुआ और तुरंत ही पता चल गया कि संदिग्ध दूसरे राज्य में एक क्राइम में पहले जेल जा चुका है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी में भी समय नहीं लगा। ऐसे अनेक मामले में गिना सकता हूं जिसमें आज लोगों को तेजी से न्याय मिलने लगा है। साथियों, ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर हुआ है। यूएन की एक स्टडी में किसी देश के लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स का न होना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है। दुनिया के अनेक देशों में करोड़ों लोगों के पास प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेज नहीं है, जबकि लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होने से गरीबी कम करने में मदद मिलती है। ये बारीकियां पहले की सरकारों को पता भी नहीं था। और कौन इतना सरदर्द उठाए जी, कौन मेहनत करे? ऐसे काम कोई ईटी की हेडलाइन तो बनने वाली नहीं है, तो करेगा कौन? ऐसी अप्रोच से न देश चला करते हैं, न देश बना करते हैं। और इसलिए हमने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना के तहत देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। और मैं ईटी को एक हेडलाइन आज दे रहा हूं। स्वामित्व लिखना जरा ईटी के लिए तकलीफ वाला है, लेकिन फिर भी वो तो आदत से हो जाएगा। स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। 100 लाख करोड़ यानी 100 लाख करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी पहले भी गांव में मौजूद थी, गरीब के पास मौजूद थी, लेकिन इसका उपयोग आर्थिक विकास में नहीं हो पाता था। प्रॉपर्टी के राइट्स न होने से गांव के लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता था। अब ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। आज पूरे देश से ऐसी खबरें आती हैं कि कैसे स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड से लोगों का फायदा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक बहन से मेरी बातचीत हो रही। उस बहन को स्वामित्व योजना के तहत
प्रॉपर्टी कार्ड मिला हुआ है। इनका परिवार 20 साल से एक छोटे से मकान में रहता था। जैसे ही प्रॉपर्टी कार्ड मिला तो उनको बैंक से करीब 8 लाख का लोन मिला। 8 लाख रुपए का लोन मिला कागज मिलने से। इस पैसे से उस बहन ने एक दुकान शुरू की। अब उससे हुई कमाई से वो परिवार अब अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर पा रही है। एंड अब देखिए कैसे बदलाव आता है। एक और राज्य में एक गांव में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर बैंक से 4.5 लाख का लोन लिया। उस लोन से उसने एक गाड़ी खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन का काम उसने शुरू कर दिया। एक और गांव में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कार्ड पर लोन लेकर अपने खेत में मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी तैयार करवाई। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिनसे गांवों में गरीबों को कमाई के नए रास्ते बन रहे हैं। ये रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की असली स्टोरीज हैं जो अखबारों और टीवी चैनल्स के हेडलाइन में नहीं आती है। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में अनेकों ऐसे जिले थे जहां सरकारें विकास नहीं पहुंचा पाई और ये उनके गवर्नेंस की कमी थी। बजट तो होता था, डिक्लेयर भी होता था, सेंसस के रिपोर्ट भी छपते थे, ऊपर गया कि नीचे गया। करना ये चाहिए था कि इन जिलों पर खास फोकस करते, लेकिन इन जिलों को पिछड़े जिले, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इसका लेबल लगाकर उन जिलों को अपने हाल पर छोड़ दिया। इन जिलों को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता था। यहां सरकारी अफसर भी अगर ट्रांसफर होती थी तो ये मान लिया जाता था कि पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेजा गया है। साथियों, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट, उस स्थिति को मैंने एक चुनौती के रूप में लिया और पूरे अप्रोच को ही बदल डाला। हमने ऐसे देश के करीब 100 से ज्यादा जिलों को आइडेंटिफाई किया, जिसको कभी बैकवर्ड जिला कहते थे, मैंने कहा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये बैकवर्ड नहीं है। हमने यहां देश के युवा अफसरों को वहां पर ड्यूटी देना शुरू कर दिया। माइक्रो लेवल पर गवर्नेंस को सुधारने का प्रयास शुरू किया। हमने उन इंडिकेटर्स पर काम किया जिसमें ये सबसे पीछे थे। फिर मिशन मोड पर कैंप लगाकर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को यहां लागू किया। आज इनमें से कई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। साल 2018 में, 2018 में असम के, मैं उन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको मैं कहता हूं, जिसको पहले की सरकार बैकवर्ड कहती थी, मैं उनका ही जिक्र करना चाहता हूं। असम के बारपेटा जिले में सिर्फ 26% एलिमेंट्री स्कूलों में ही सही स्टूडेंट टू टीचर्स रेशियो था, ओनली 26%। आज उस डिस्ट्रिक्ट में 100% स्कूलों में स्टूडेंट टीचर रेशियो आवश्यकता के अनुसार हो गया। बिहार के
बेगूसराय जिले में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लेने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या ओनली 21% थी। बजट नहीं था, ऐसा नहीं था, बजट तो था, ओनली 21%। उसी प्रकार से यूपी के चंदौली जिले में ये 14% थी। आज दोनों जिलों में ये 100% हो चुकी है। इसी तरह बच्चों के 100% टीकाकरण के अभियान में भी कई जिले बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में 49% से बढ़कर 86%, तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 67% से बढ़कर 93% हम पहुंचे हैं। ऐसी ही सफलताओं को देखते हुए ही अब देश के हम फिर ये एक प्रयोग बहुत सफल रहा, ग्रास रूट लेवल पर परिवर्तन लाने का प्रयास सफल रहा। तो जैसे पहले हमने 100 करीब करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, अब हम एक स्टेज नीचे जाकर के 500 ब्लॉक्स, उनको हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित किया है और वहां हम बिल्कुल फोकस वे में तेजी से काम कर रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के 500 ब्लॉक्स, उसकी बेसिक बदलाव आएगा, मतलब देश के सारे पैरामीटर बदल जाते हैं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स बैठे हैं। आपने कई कई दशक देखे हैं, दशकों से आप बिजनेस में हैं। भारत में बिजनेस का माहौल कैसा होना चाहिए, ये अक्सर आपकी विश लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए कि हम 10 साल पहले कहां थे और आज कहां हैं। एक दशक पहले भारत के बैंक भारी संकट से गुजर रहे थे। हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल था। करोड़ों भारतीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। और अभी विनीत जी ने जनधन अकाउंट की चर्चा भी की। भारत दुनिया के उन देशों में से एक था जहां एक्सेस टू क्रेडिट सबसे मुश्किल था। साथियों, हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्तर पर एक साथ काम किया। बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड, ये हमारी स्ट्रेटेजी रही। 10 साल पहले ये तर्क दिया जाता था कि देश में बैंक ब्रांच नहीं है, तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। आज देश के करीब करीब हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। करीब 32 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनको बैंकों की पुरानी व्यवस्था के तहत लोन मिल ही नहीं सकता था। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एमएसएमईज के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा है। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं, बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं, और साथ ही हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 10 साल पहले तक इकोनॉमिक टाइम्स ही
बैंकों के रिकॉर्ड घोटाले की खबरें छापता था। रिकॉर्ड एनपीएस पर चिंता जताने वाले एडिटोरियल छपते थे। आज आपके अखबार में क्या छप रहा है? अप्रैल से दिसंबर तक सरकारी बैंकों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। साथियों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं बदली है, ये सिस्टम बदला है, जिसके मूल में हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी के पिलर्स कितने मजबूत हो रहे हैं। साथियों, बीते दशक में हमने फियर ऑफ बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला है। जीएसटी के कारण देश में जो सिंगल लार्ज मार्केट की व्यवस्था बनी है, उससे भी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिल रहा है। बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। इससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट घट रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। हमने सैकड़ों कंप्लायंसेस खत्म किए और अब जन विश्वास 2.0 से और भी कंप्लायंसेस को कम कर रहे हैं। समाज में, और ये मेरा कन्विक्शन है, सरकार का दखल और कम हो, इसके लिए सरकार एक डीरेगुलेशन कमीशन भी बनाने जा रही है। फ्रेंड्स, आज के भारत में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। ये परिवर्तन फ्यूचर की तैयारी से जुड़ा है। जब दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो भारत में गुलामी की जकड़न मजबूत होती जा रही थी। दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान जहां दुनिया में नए नए इन्वेंशंस, नई फैक्ट्रियां लग रही थी, तब भारत में लोकल इंडस्ट्री को नष्ट किया जा रहा था। भारत से रॉ मटेरियल बाहर ले जाया जा रहा था। आजादी के बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदली। जब दुनिया कंप्यूटर क्रांति की तरफ बढ़ रही थी, तब भारत में कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का उतना लाभ भले ही भारत नहीं ले पाया, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को बहुत अहम सहभागी मानती है। सरकार ने बहुत सारे नए सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, जैसे स्पेस सेक्टर। आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे स्टार्टअप्स इस स्पेस सेक्टर में बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही ड्रोन सेक्टर कुछ समय पहले तक लोगों के लिए क्लोज था। आज इस सेक्टर में यूथ के लिए बहुत सारा स्कोप दिख रहा है। प्राइवेट फर्म्स के लिए कॉमर्शियल कोल माइनिंग का क्षेत्र खोला गया है। ऑक्शंस को प्राइवेट कंपनियों के लिए लिबरलाइज किया गया है। देश के रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट में हमारे प्राइवेट सेक्टर की
बहुत बड़ी भूमिका है। और अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इसमें और एफिशिएंसी आए। हमारे इस बार के बजट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमने यानी पहले कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं करता था, हमने न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। साथियों, आज हमारी पॉलिटिक्स भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुकी है। अब भारत की जनता ने 2 टूक कह दिया है, टिकेगा वही जो जमीन से जुड़ा रहेगा, जमीन पर रिजल्ट लाकर दिखाएगा। सरकार को लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, उसकी पहली आवश्यकता है। हमसे पहले जिन पर पॉलिसी मेकिंग का जिम्मा था, उनमें संवेदनशीलता शायद बहुत आखिर में नजर आती थी, इच्छा शक्ति भी बहुत आखिर में नजर आती थी। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को समझा, जोश और जुनून के साथ उन्हें सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाए। आज दुनिया की तमाम स्टडीज बताती है कि बीते दशक में जो बेसिक सुविधाएं देशवासियों को मिली है, जिस तरह वो एम्पावर हुए हैं, उसके कारण ही सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल आए हैं। इतना बड़ा वर्ग नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बन गया। ये नियो मिडिल क्लास अब अपनी पहला 2 व्हीलर, अपनी पहली कार, अपना पहला घर खरीदने के सपने देख रहा है। मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए इस वर्ष के बजट में भी हमने 0 टैक्स की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया है। इस फैसले से पूरा मिडिल क्लास मजबूत होगा, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी और बढ़ेगी। ये प्रोएक्टिव सरकार के साथ ही एक सेंसिटिव सरकार की वजह से ही संभव हो पाया। साथियों, विकसित भारत की असली नींव विश्वास है, ट्रस्ट है। हर देशवासी, हर सरकार, हर बिजनेस लीडर में ये एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से देशवासियों में विश्वास बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। हम इनोवेटर्स को भी एक ऐसे माहौल का विश्वास दे रहे हैं जिस पर वो अपने आइडियाज को इंक्यूबेट कर सकते हैं। हम बिजनेस को भी पॉलिसीज के स्टेबल और सपोर्टिव रहने का विश्वास दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ईटी की ये समिट इस विश्वास को और मजबूती देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत मिशन मोड में विकसित भारत के टारगेट पर चल रहा है। ये उसका हकदार बहुत वर्षों से था, लेकिन अब उसे
तो आप देख रहे थे ET Now ग्लोबल समिट बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जो कि दिल्ली में चल रहा था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सीधे तौर पे तमाम बातों का जिक्र किया, कैसे बीते एक दशक में एक बड़ा आधार तैयार किया गया और अब तीसरे टर्म में किस प्रकार से तेज गति से काम चला। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में भाजपा सरकारों को जनता का आशीर्वाद मिला है और तमाम तरीके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद दिया है और ये जिक्र उन्होंने कहा एक तरीके से 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद का है। एक तरीके से जनता विकसित भारत के लक्ष्य के लिए साथ है और जनता सरकार के इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं पर मुहर लगा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े मंचों पर भारत को लेकर जो विश्वास है वो अभूतपूर्व है और ये विश्वास नीतियों में बदलाव के चलते आया, जिससे आम लोगों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से इस बात का भी जिक्र किया कि 2014 के बाद रिफॉर्म की नई क्रांति की शुरुआत हुई है। 2014 से पहले किस प्रकार की स्थिति थी उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन देश देख रहा था। ये 2014 से पहले की स्थिति थी, किस प्रकार से करप्शन और क्या काम की स्पीड थी उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य 2044 तक 11वें नंबर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का था और ये एक तरीके से लगभग 30 साल का विजन रखा गया था। 2014 में कांग्रेस ने ये लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आज का रिफॉर्म दृढ़ विश्वास के साथ है और आगे बढ़ रहा है। 2014 के स्थितियों से पहले की स्थिति अलग थी, 2014 के बाद स्थितियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गुलामी के बोझ में जीने की आदत पड़ गई थी, लेकिन उस सोच से देश को बाहर निकाला है और देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। उस दिशा में काम हो रहा है। देश में ऐसा इकोसिस्टम है जो अच्छी बातों की चर्चा रोकते हैं। उन्होंने उन तमाम लोगों का जिक्र किया जो देश में नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, वो उन इकोसिस्टम का जिक्र किया। नकारात्मकता फैलाने को लोकतंत्र की धारणा बना लिया गया था। ये 2014 से पहले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार की परिस्थितियां हिंदुस्तान में थी, जिसकी वजह से बड़ा एक नेगेटिविटी वाला माहौल था। भारतीय न्याय संहिता से दोषियों को जल्द सजा दिलवाने में मिली है मदद, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता को लागू करने के बाद में एक बड़ा रिफॉर्म किया गया। उसका फायदा न्याय व्यवस्था को मिल रहा है जल्दी न्याय के माध्यम से। संपत्ति अधिकार को लेकर भी देश में बड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को मिल रहे हैं, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं और लोन लेकर कई अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, जिसका फायदा छोटे, मध्यम और आम लोगों को मिल रहा है प्रॉपर्टी राइट्स के माध्यम से। स्वामित्व योजना से 3 लाख से ज़्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया है और इस सर्वे के माध्यम से लोगों की जो संपत्तियां हैं उसका चिन्हित करके उनको उनका स्वामित्व का कार्ड भी सौंपा गया है। ये बड़ी स्तर पे ये काम चल रहा है। लगभग 2 करोड़ 15 लाख लोगों को मिला है स्वामित्व कार्ड और 100 लाख करोड़ की संपत्ति अनलॉक की गई है एक तरीके से, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। ये बड़ी संख्या है जिसका फायदा देश के आम लोगों को मिल रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की असली स्टोरी अखबारों की हेडलाइन नहीं है, क्योंकि ये बदलाव बहुत तेजी से ज़मीन पे हो रहे हैं और कई बार ये हेडलाइन नहीं बनते हैं, लेकिन ये बदलाव ज़मीन पर हो रहे हैं, जिसका फायदा देश की आम जनता को हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पिछले जिलों के बारे में नकारात्मकता का अप्रोच बनाया गया था। लोग पिछले जिलों में काम नहीं करना चाहते थे, अधिकारी वहां जाना नहीं चाहते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग वहां पर एक तरीके से सजा मानी जाती थी जो पिछड़े हुए जिले हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने इस अप्रोच को बदला। देश के 100 से ज़्यादा जिलों को हमने आकांक्षी जिलों में बदला, जिन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया, और उन आकांक्षी जिलों में विकास की बयार को बहाने की एक नई अप्रोच के साथ काम किया गया और बड़ा फोकस किया गया वहाँ पे फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने के लिए। गवर्नेंस को माइक्रो लेवल पर सुधारा और मिशन मोड में योजनाएं लागू की गई, जिसका फायदा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आम लोगों को मिला है और मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब 500 ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक के तौर पर पहचान की गई और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे अब इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर उभर के सामने आए हैं और कई जिलों के हुए बदलाव के आंकड़े भी प्रधानमंत्री ने गिनाए। बीते 10 साल में बैंकिंग सेक्टर में अभूतपूर्व सुधार। अब 5 किलोमीटर में बैंक की सुविधा लोगों को मिल सके, इस पर काम किया गया है और लोग के पास तक बैंक पहुंच सके, ये इस अप्रोच के साथ में देश की योजनाओं को जमीन पे उतारा गया कि बैंक आपके द्वार पहुंचे, निकट से निकट तक पहुंचे। उस दिशा में एक बड़ा बदलाव बीते एक दशक में 10 साल में बैंकिंग सेक्टर में अभूतपूर्व सुधार के साथ किया गया है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसएमई, रेहड़ी पटरी वाले और किसानों को मिलने वाले ऋण में आसानी हुई है। उनको क्रेडिट लोन देने की तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। आम लोगों पे भरोसा जताया गया है, क्रेडिट लोन उनको दिया गया है और एक तरीके से जिसके लिए ब्याज या कहा जाए गारंटी भी बहुत नहीं देनी होती और ब्याज भी बहुत कम एक तरीके से रहता है। 10 साल पहले रिकॉर्ड एनपीए और घोटाले थे चर्चा में, लेकिन आज नहीं है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया है, सुधार किया गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों के लिए बोझ हो गए थे, लेकिन उनको कम किया गया है। घोटाले अब नहीं होते हैं, बैंकों की सेहत को सुधारा गया है। इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं 2014 से पहले जो हुआ करती थी बैंकिंग सेक्टर को लेके, आज वो सुर्खियां नहीं बनती हैं। जीएसटी की वजह से उद्योगों को मिला है बड़ा फायदा। करों का रिफॉर्म दशकों से अटका हुआ था, जीएसटी के माध्यम से लागू करने के बाद उद्योगों को इसका बड़ा फायदा मिला है। ट्रांसफॉर्म तरीके से पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया गया है और जीएसटी की ये पूरी सुविधा देश के आम लोगों को मजबूत कर रही है। जन विश्वास 2.0 से कंप्लायंस को कर रहे हैं कम। जन विश्वास कई प्रकार के करों में हो रही जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जो कानून एक तरीके से थे गैर जरूरी, उनको हटाया गया है और विवाद से विश्वास की ओर बढ़ने का एक काम किया गया है। औद्योगिक क्रांति 4.0 में भारत दुनिया के कदम से कदम मिलाने को तैयार है। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 को लेकर भारत लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है और एक तरीके से इस रेवोल्यूशन की अगुवाकारी करने में भी भारत आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की यात्रा में सरकार प्राइवेट सेक्टर को मानती है अहम। जिस लिहाज से उद्योग जगत है, निजी क्षेत्र है, उन सबका योगदान बड़ा है और उनके योगदान को सरकार अहम मानती है और उस योगदान को कैसे बेहतर किया जाए उस दिशा में भी ज़मीनी बदलाव किए जा रहे हैं, किए गए हैं। न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो सेक्टर था जिसको लेकर लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब एक तरीके से इस काम को किया गया है और ये अपने आप में एक बड़ी पहल है सरकार के माध्यम से। और ये एक तरीके से न्यूक्लियर सेक्टर को इसके खोलने को, इसका ऐलान इस बार के बजट में ही किया गया था। हमारी ध्येय परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज देश की जनता परफॉर्मेंस के आधार पर तय करती है अपनी सरकार और उसके नुमाइंदों को। तो ऐसे में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम करना हमारी सरकार का ध्येय है और उसी दिशा में लगातार 1 दशक से ज़्यादा कोशिशें की गई हैं और उसका असर ये है कि 10 साल में 25 करोड़ भारतीय गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, यानी गरीबी से बाहर आए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। बड़े बड़े देशों की आबादी इतनी नहीं होती, लेकिन देश में 25 करोड़ लोग आबादी एक तरीके से गरीबी की रेखा से बाहर आई है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट में अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने इस तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तीसरे कार्यकाल में किस तेजी के साथ में कदम से कदम मिला के सरकार तेजी से काम कर रही है और 2024 के बाद से तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पे भी लगातार बीजेपी को, एनडीए को जनता समर्थन दे रही है उसकी नीतियों के आधार पर। फिलहाल न्यूज़ नाइट में बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश।
जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा।